पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। राजधानी कोलकाता में दो समुदायों के बीच मामूली सी बहस और दुकानदारों की लड़ाई ने दंगे की शक्ल ले ली और फिर पत्थरबाजी, आगजनी से पूरा का पूरा माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। दावा है कि साजिशन मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर एक गुट ने बवाल मचाया और विरोध करने पर मंदिर के सामने तुलसी मंडप को तोड़ने लगे और इसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। बवाल की शुरुआत मंदिर के पास दुकान लगाने को लेकर हुई, जिसके बाद पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया और एक एक को टारगेट करते हुए पत्थरबाजी करने लगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स पर भी पत्थरबाजी की और आसपास के दुकानों को निशाना बनाया। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। हालात बेकाबू है, जिसके बाद फौरन मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जानकारी है, कुछ लोगों ने साजिशन रविंद्रनगर इलाके में हिंसा भड़काई, मंदिर के पास तुलसी मंडप को तोड़ा, जिस पर दूसरे पक्ष ने नाराजगी जताई। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ठीक यहीं पर एक मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के सामने एक यहाँ पर तुलसी का मंडप यहाँ पे बनाया हुआ था और ये जो तुलसी का मंडप है ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और इसी के बाद इंतजार में बैठे उपद्रवी हंगामा और बवाल मचाने लगे, चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स पर भी पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मंदिर के बाहर बवाल करना और फिर दंगा भड़काना, पूरा पैटर्न यहाँ समझने पर एक गहरी साजिश की झलक आपको दिखेगी। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले एक दुकानदार ने तुलसी मंडप तोड़ा। मंदिर के बाहर तुलसी मंडप तोड़ने के बाद बवाल मच गया। दूसरे समुदाय के दुकानदार ने तोड़फोड़ कर दी। खबर मिलते ही दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों पर हमला बोल दिया। दंगाइयों ने पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। कुछ घरों और निजी गाड़ियों पर हमला हुआ और उसे फिर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अगली खबर का रुख करेंगे। राज मर्डर केस में पुलिस ने राज सोनम समेत तीनों हत्यारों राजा मर्डर केस में माफ कीजिए, मैं आपको बता दूं कि राजा मर्डर केस में पुलिस ने अब राज और सोनम समेत तीनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस को सोनम, राज समेत पांचों आरोपियों की रिमांड भी मिल गई है। अब सवाल यही है कि आखिर सोनम ने शादी के बाद राजा को क्यों मारा? अगर पसंद नहीं था तो शादी क्यों की? कैसे सोनम और राज ने मिलकर पूरी हत्या की स्क्रिप्ट रची? शिलोंग पुलिस ने सोनम, राजा समेत सभी आरोपियों से कई सवाल जवाब किए और पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी राजा को बेरहमी से मार रहे थे तब सोनम रघुवंशी मौजूद थी। पुलिस ने इंटेरोगेशन के दौरान सोनम से कई सवाल किए। पुलिस ने सोनम से पूछा कि क्राइम सीन तक कैसे पहुंचे। इस पर सोनम ने बताया कि वो राजा के साथ स्कूटी पर पहुंची थी। पुलिस ने सोनम से वारदात वाली जगह पूछी। सोनम ने वाइसाडोंग फॉल्स जवाब दिया। पुलिस ने पूछा कि राजा पर पहला वार किसने किया। इस पर सोनम ने आरोपी विशाल चौहान का नाम लिया। हत्या के बाद राजा के शव को कहां फेंका? सोनम बोली पहाड़ी से नीचे। पुलिस ने पूछा क्या राज कुशवाहा उसे ब्लैकमेल कर रहा था? सोनम ने मना किया। पुलिस ने पूछा कि राजा की हत्या के बाद कहां रुकी? सोनम बोली वो वापस इंदौर राज के पास आ गई थी। हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान किसने बनाया? सोनम ने कहा मैंने। अगर राजा पसंद नहीं था तो शादी से मना क्यों नहीं किया? सोनम ने बोला कि राज से शादी के लिए घर वाले नहीं मानते। इसके अलावा पुलिस ने सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से भी कई सवाल किए। पुलिस ने राज कुशवाहा से पूछा कि मर्डर का प्लान किसने बनाया। इस पर राज ने सोनम और अपना नाम लिया। पुलिस ने पूछा राजा को क्यों मारा? राज बोला सोनम और मैं साथ रहना चाहते थे। पुलिस ने पूछा क्या मर्डर के वक्त शिलोंग थे? राज बोला नहीं, मैं इंदौर में था। पुलिस ने पूछा क्या तुम किलर्स को जानते हो? राज ने हाँ में जवाब दिया। फिर पुलिस ने पूछा क्या हत्या के बाद 25 मई को सोनम इंदौर आई थी? राज ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस ने पूछा इंदौर में सोनम कहाँ रुकी थी? राज ने बोला किराए का घर लिया था। फिलहाल पुलिस हर सवालों की कड़ी जोड़ रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। एक और राजा के मर्डर मामले में आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो वहीं दूसरी ओर ये मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती भी जा रही है। अब इस केस में राज, सोनम और कातिलों सहित 5 किरदारों के अलावा एक छठे किरदार की भी एंट्री हो गई है। पुलिस को जांच में एक ऐसा बैंक अकाउंट मिला है जिससे लाखों के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। यह अकाउंट है जितेंद्र रघुवंशी यानी मिस्टर एक्स का, जो सोनम के संपर्क में भी था। कौन है ये जितेंद्र रघुवंशी? आखिर राजा के मर्डर में इसके खातों से ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है? क्या राज सिर्फ इस केस में मोहरा बनाया गया? क्या ये नया किरदार जितेंद्र रघुवंशी ही घटना का मास्टरमाइंड है? ऐसे तमाम सवालों ने पुलिस की थ्योरी को ही अब सवालों में खड़ा कर दिया है।
क्योंकि इस मर्डर में शामिल सभी किरदारों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी बीच पुलिस जांच में एक ऐसा बैंक अकाउंट सामने आया है जिसमें इन आरोपियों के अलावा लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि राजा के मर्डर के दौरान 4 बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। उनमें से 3 आरोपी विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। चौथा अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर मिला। जितेंद्र रघुवंशी देवास का रहने वाला है। जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बैंक अकाउंट मिला और जितेंद्र के अकाउंट में भी लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी जितेंद्र के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा जितेंद्र रघुवंशी के साथ मिलकर हवाला का काम करता था। जितेंद्र रघुवंशी जो अब तक इस कहानी से बाहर था, अचानक जितेंद्र का नाम सामने आने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या राज कुशवाहा को इस पूरे केस में मोहरा बनाया गया? क्या सोनम और जितेंद्र के बीच कोई डील थी? क्या जितेंद्र ही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते को लेकर कई बयान सामने आ चुके हैं। सोनम के दोस्तों ने दावा किया कि राज सोनम को दीदी कहकर पुकारता था। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बंधवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बंधवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? यानी सोनम के जानने वालों के मुताबिक राज और सोनम के बीच प्रेमी प्रेमिका जैसा कुछ नहीं था। तो क्या सोनम ने जितेंद्र के लिए राज को मोहरा बनाकर राजा की हत्या की? कई सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना बाकी है। सोनम का परिवार इससे पहले अपनी बेटी को बेकसूर बताता रहा, लेकिन जांच में जो खुलासे हुए उससे सोनम के परिवार को अब यकीन हो गया कि उनकी बेटी ही इस पूरी साजिश की सूत्रधार है। सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से मिलने पहुंचा और वहां पर फूट-फूट कर रोने लगा। क्योंकि सोनम का भाई जानता है कि उसकी बहन की साजिश के चलते परिवार ने अपना बेटा खोया है। सोनम का भाई गोविंद राजा की मां के पैरों पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, गोविंद ने गले लगाकर राजा की मां से माफी मांगी। गोविंद ने कहा कि राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, राखी बंधवाता था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बनवाई है। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ। और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। गोविंद ने भरोसा दिलाया है कि सोनम अगर गुनहगार है तो उसे फांसी होनी चाहिए। रो रहा था क्योंकि उनको राजा का बहुत दुख है। सोनम का कोई पछतावा नहीं है। अगर सोनम ने गलत करा है तो वो गलत है। एक और सोनम और राज के बीच भाई बहन वाली कहानी आ रही तो वहीं दूसरी ओर राज कुशवाहा और सोनम की एक फोटो वायरल हो रही है। सोनम और राज के बीच क्या रिश्ता था, इस तस्वीर से समझिए। तस्वीरों में सोनम और राज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर खुद सोनम ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। अब 2 तस्वीरों को देखिए। जो पहली तस्वीर राजा और सोनम के शादी के दिन की है, जिसमें सोनम के चेहरे में एक मुस्कान भी नहीं दिख रही है। हर वीडियो में सोनम गुस्से में नजर आई थी। दूसरी तस्वीर राज के साथ है, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि राज और सोनम के बीच क्या रिश्ता था। राजा को मारने के लिए सोनम का हर प्लान पहले से फिक्स था। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था। किसी तरह का शक ना हो, इसके लिए पहले ट्रैकिंग वाले रूट पर आरोपियों के साथ जान पहचान बढ़ाई और उन्हें अपने साथ लेकर गई। क्योंकि सोनम जानती थी अगर जान पहचान हो गई तो अपनी साजिश को आसानी से अंजाम दे सकेंगे। हत्यारों ने खुद को इंदौर का बताकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और सीधा साधा राजा भी उनकी चाल नहीं समझ पाया। शक ना हो, इसके लिए सोनम ने आरोपियों से बात की। सोनम ने आरोपियों से कहा कि आप लोग भी इंदौर से हो, तो आरोपी हाँ में जवाब देते हैं। सोनम कहती है हम सोहरा वैली जाना चाहते हैं, तो आरोपी कहते हैं तो जाइए आप लोग। फिर सोनम कहती कि हमें डर लग रहा है, तो आरोपी कहते हैं क्या हमें भी वहाँ चलना चाहिए। सोनम आरोपियों से साथ चलने के लिए पूछती है। आरोपी कहते हैं हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। सोनम कहती है आप लोग साथ होंगे तो हम 5 लोग हो जाएंगे, तो आरोपी साथ चलने के लिए मान जाते हैं। सोनम फिर मैगी पॉइंट की तरफ मैगी खाने की बात करती है, तो आरोपी भी मैगी खाने लगते हैं।
लेकिन राजा को क्या पता था ये मैगी उसकी जिंदगी की आखिरी मैगी होगी। जिस रास्ते वो पत्नी और आरोपियों के साथ जा रहा है वहाँ से वापस आना मुश्किल है। मैगी खाने के बाद राजा, सोनम और तीनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है प्लान के मुताबिक राजा को मौत के घाट उतार देते हैं। राजा के कत्ल के पीछे अब कुंडली कनेक्शन सामने आया है। सोनम को लेकर हो रहे खुलासों में अब एक बड़ा एंगल मंगल दोष बताया जा रहा है। सोनम अपना मंगल दोष हटाकर राज रघुवंशी के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए उसने राजा को चुना। और सोनम रघुवंशी ने इसके लिए पहले घर वालों की पसंद यानी राजा से शादी का प्लान बनाया। क्योंकि राजा रघुवंशी मांगलिक था, लिहाजा राजा सोनम की साजिश के लिए परफेक्ट मोहरा था। दरअसल जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की बात चल रही थी उस समय दोनों की कुंडली को मिलाया गया था। राजा रघुवंशी की कुंडली में मंगल दोष था और सोनम की कुंडली भी मांगलिक थी। इस बीच एक ज्योतिषी ने सोनम रघुवंशी को बताया था कि अगर दो मांगलिक के बीच शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी शादी करने पर ये फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या नहीं। फिर सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हामी भर दी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की स्क्रिप्ट तैयार करने लगी। मंगल लड़की को था और लड़के को था। हाँ। अब ये जब भी शादी होती है वैसा शादी होती है, अगर एक कोई में से एक मरता है तो वो फिर वो शादी दूसरी कर सकता है। तो सोनम ने क्या सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ। सोनम ने सब कुछ पहले से प्लान किया था, राजा से शादी भी और राजा का मर्डर भी। शादी के लिए हाँ कहकर अच्छी बेटी की एक्टिंग की और फिर बहू बनकर राजा के परिवार को धोखा। बहुत से बोलते हैं कि पहला पति मर जाए दूसरी शादी सक्सेस हो जाती है, तो इतना हो सकता है प्लानिंग शादी करी हो सोनम ने कि पहला पति मर जाएगा दूसरी शादी में अच्छे से हो जाएगी। और इस बात का खुलासा राजा रघुवंशी के घर पहुंचे ज्योतिषी ने भी किया। दावा है कि कुंडली देखने के बाद ही पता चल गया था कि सोनम ने ही राजा को मारा है। हत्या जो है सोनम ने ही करवाई है राजा की। ये बात पहले से आपको लग रही थी? ये कुंडली के अनुसार तो प्रश्न में तो यही लग रहा है। यानी शादी से लेकर हनीमून और फिर मर्डर सब सोनम के साजिश का हिस्सा था। राजा को रास्ते से हटाना था और फिर राज के साथ जीवन बिताना था। राजा हत्याकांड में अब बात उस गैंग की जिसकी एक डोर राज ने थाम रखी थी और दूसरी कड़ी का कनेक्शन सीधे सीधे सोनम से था, जिन्होंने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर बड़ी चालाकी के साथ मौत की डिलीवरी की। अब सोनम और राज के साथ मिलकर राजा की हत्या में शामिल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, सीन रिक्रिएट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर राज ने उन 3 आरोपियों को अपने गैंग में कैसे शामिल किया? राजा की हत्या के लिए तीनों कैसे मान गए? आखिर राज से इन तीनों आरोपियों का कनेक्शन क्या है? इसे समझने के लिए ये पूरे सीक्वेंस को समझना जरूरी है। राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम है। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा सभी हथियारों का दोस्त है। विशाल चौहान रैपिडो ड्राइवर है, आनंद कुर्मी फूड डिलीवरी बॉय है और आकाश राजपूत बेरोजगार है। ये हत्या के वो किरदार हैं जिसने सिर्फ दोस्ती की खातिर नहीं बल्कि पैसों की खातिर इस खौफनाक खेल में शामिल हुए और इन तीनों आरोपियों का पहले से कनेक्शन है। इंदौर के कैलाश नगर में तीनों का घर है। मोहल्ले में सबसे पहले विशाल का घर है। इसी लाइन में आगे आरोपी आनंद रहता है और सामने वाली लाइन में आकाश रहता है। तीनों एक ही मोहल्ले के हैं, इसीलिए इन्हें गैंग में शामिल करना राज के लिए बेहद आसान था और पैसे का लालच देकर सभी को राजा की हत्या के लिए मना लिया गया। और फिर शिलोंग में जो मौत का खेल शुरू हुआ उसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसी तस्वीर इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। कालकाजी में करीब 1000 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। एक साथ कई बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और गोविंदपुरी कालकाजी का पूरा इलाका जंगी मैदान नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस समय शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय शहादरा में कम से कम नहीं तो 5000 झुग्गियों को हटाया गया था और उसके बाद एक सफल प्रोजेक्ट मेट्रो बनाया गया था। कोर्ट ने यह माना था कि ये पूरा परिसर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर अपने झुग्गी बना ली और उसके बाद इन पर फिलहाल एक्शन होता नजर आ रहा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके की पूरी तरह तस्वीर बदल गई। सुनसान वीरान ये नजारा राजधानी दिल्ली का है, जहाँ कई दशकों से लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना आशियाना बना चुके थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पूरे इलाके को समतल कर दिया गया। ये एक्शन शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना का हिस्सा है। डीडीए के अधिकारियों ने भी क्लियर कर दिया है, आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज तक का लोगों को वक्त दिया गया था कि वो अपने घरों का सामान खाली कर दें, नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। उसके बाद अब डीडीए ने यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि स्थानीय लोग विरोध करते नजर तो नहीं आए, लेकिन नाराजगी जरूर जाहिर की। 1977 से रहे हैं और हम कोई बांग्लादेश से या
पाकिस्तान से नहीं आए हम लोग, यहीं के लोग हैं, यहीं के वासी हैं। भैया जो बड़े बड़े सामान थे वो निकाल लिया, कपड़े वगैरह रह गए, पंखा रह गया है, ठीक है, बक्सा रह गया है, 2-4 चीजें, अलमारी रह गई है, वो चीजें नहीं निकाल पाए हैं। करीब 1000 से ज्यादा झुग्गियों को एक साथ जमींदोज किया गया है। इस कार्रवाई में कई बुलडोजर शामिल थे, जिन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पूरे इलाके को खाली कर दिया है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सियासत भी खूब गर्म है। आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है और तत्काल बेघर झुग्गी वालों में पूर्वांचली वोट फैक्टर भी तलाश रही है, क्योंकि जिस इलाके में डीडीए की तरफ से कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस एक्शन के खिलाफ कल से सियासी बयानबाजी हो रही है। खुद पूर्व सीएम इस एक्शन के खिलाफ पुलिस कर्मियों से नोकझोंक कर चुकी है और अब रेखा गुप्ता सरकार को निशाने पर ले रही है। पास में डीडीए ने 3000 मकान बनाए हैं, सिर्फ 1800 मकान अलॉट हुए हैं झुग्गी वालों को। बाकी 1200 लोग कहाँ जाएंगे? वो सड़क पर आ जाएंगे। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से गरीब मर जाएं, खत्म हो जाएं, यूपी बिहार वापस चले जाएं? कोर्ट के आदेश पर सियासी बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, उसमें ज्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते थे। दिल्ली में करीब 30% पूर्वांचल के लोग रहते हैं। कालकाजी में पूर्वांचली वोटर बेहद निर्णायक रहते हैं। नई सरकार बनाने में पूर्वांचली वोटर का अहम योगदान रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर को पूर्वांचली से जोड़ दिया। हालांकि बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुकी है, झुग्गी वालों को सरकार की तरफ से घर अलॉट किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसे सियासी मुद्दा बना चुकी है और बुलडोजर एक्शन को वादा खिलाफी बता रही है। इधर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट गईं और कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखी। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। महिलाएं एक्शन के खिलाफ बुलडोजर के सामने आ चुकी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने लेट रही हैं और अतिक्रमण पर प्रशासनिक हथौड़े पर बवाल छोड़ चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई आजाद नगर में अतिक्रमण के खिलाफ हुई। कुछ अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया तो कुछ को जमींदोज करने की तैयारी थी। तभी स्थानीय लोग हंगामा करने लगे और महिलाओं को आगे कर दिया। हालांकि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो नहीं माने और बवाल करने लगे। बाद में किसी तरह हंगामे को शांत किया गया और बुलडोजर एक्शन को आगे बढ़ाया गया। पुलिस के मुताबिक आजाद नगर में स्थानीय लोगों की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसे हटाने के आदेश आए हैं। मध्य प्रदेश में आज भी शहर शहर बुलडोजर की धमक सुनाई दी। उज्जैन से लेकर बैतूल तक बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और इसमें धार्मिक ढांचे भी शामिल हैं। चाहे मदरसा हो या मंदिर, बिना भेदभाव के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर समतल किया जा रहा है। बैतूल के जिस इलाके में कार्रवाई हुई, उसमें अवैध मदरसा और मंदिरनुमा स्ट्रक्चर भी बुलडोजर की जद में आया। एक महिला बुलडोजर के खिलाफ हंगामा करने लगी, जिसे महिला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बैतूल के अलावा उज्जैन में भी अवैध निर्माण के खिलाफ पीला पंजा चला। यहाँ सरकारी जमीन पर बनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी थी। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी गई और बता दिया गया, अगर फिर से कब्जा करने की जुर्रत हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यहां लेडी डॉन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसके घर के बाहर मुनादी करके चेतावनी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया तो प्रॉपर्टी कुर्क होगी। ये गैंगस्टर एक्ट मुकदमा अपराध संख्या 474/23 में फरार चल रही है। इनके घर की कुर्की आई हुई है न्यायालय से। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इसके खिलाफ मुनादी की कार्रवाई की। तस्वीरों में एसएचओ को ये साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर अपराधी ने सरेंडर नहीं किया तो घर को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर यह 2 दिवस के अंदर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रही है तो इनके समस्त चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही ये वही शातिर महिला है जो पूरे गोरखपुर में रिवॉल्वर रानी के नाम से जानी जाती है। ये अपने गैंग के साथ मिलकर गलत दस्तावेजों के जरिए लोगों की ठगी करती थी, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर की अभियुक्ता पुतुल मौर्य के विरुद्ध 82 की कार्रवाई की गई। इसके पूर्व में उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध जमीन संबंधी धोखाधड़ी मामले में भी आरोप पत्र लग चुका है। अमेरिका को आतंकी संगठन अलकायदा ने खुली धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कारोबारी एलॉन मस्क का बाकायदा नाम लिया गया है और आतंकी साद बिन आतिफ ने इस हत्या की धमकी को दिया है।
इस धमकी भरे पैगाम का बकायदा वीडियो भी बनाया गया, जिसमें आतंकी कमांडर ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ट्रंप, जेडी वेंस और मस्क जहां भी दिखाई दें, उनकी हत्या कर दी जाए। وأكابر مجرمها فهذا ترامب ونائبه وهذا مستشاره وداعمه ماليا وإداريا وتقنيا إيلون ماسك। इस धमकी के बाद अमेरिका भी हैरत में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों के खिलाफ फौज तैयार कर रहे हैं और अमेरिकी फौज की ट्रेनिंग को खुद करीब से देख रहे हैं। वैसे अमेरिका में जब जब आतंकवाद की बात होगी, तब तब 9/11 के हमले का जिक्र जरूर होगा। एक बार फिर अलकायदा के निशाने पर अमेरिका है और इस बात की धमकी खुद आतंकी सरगना साद बिन आतिफ ने दी है। आतंकी कमांडर से ये भी बता रहा है कि अमेरिका में मुसलमान की संख्या इतनी हो गई है कि यदि वे अपनी पर आ जाए तो ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। इसके साथ ही वो अन्य देशों के मुसलमानों से भी इस जंग में साथ देने को कह रहा है। अमेरिका में आजकल एक बड़ा बवाल चल रहा है और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब अमेरिका प्रशासन के खिलाफ ही कैलिफोर्निया में केस दर्ज हो गया है। दंगों की तस्वीरों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। लॉस एंजलिस में कुछ नकाबपोश लोगों ने पूरा एप्पल स्टोर ही लूट लिया। वीडियो में कई नकाबपोश लोग एप्पल स्टोर में घुसते हुए और लूटपाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके नकाबपोश लोगों ने एप्पल स्टोर से महंगे गैजेट लूट लिए और जमकर उपद्रव काटा। तस्वीरों में पुलिस के आते ही कई लोग स्टोर से भागते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो में लूटपाट की खबर के बाद पुलिस पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस को धक्का मारकर निकल गए। लेकिन जहां पुलिस वक्त पर नहीं पहुंच पाती और वहां दंगाइयों का राज दिखता है। ये लॉस एंजलिस में एक स्पोर्ट्स वियर स्टोर है जहां पर दंगाई घुस गए और जिसके हाथ में जो लगा उठाकर निकल गए। इन दंगाइयों ने अपने चेहरे छिपा रखे हैं और कपड़ों को लेकर भाग रहे हैं। प्रदर्शन अमेरिका के 12 राज्यों में 25 शहरों तक फैल गया। 5 दिनों से जारी प्रदर्शन के कारण शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बेस ने इमरजेंसी की घोषणा की है। भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद से पाकिस्तान सूखे की कगार पर है। कई इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु में थोड़ा पानी क्या आ गया कि पाकिस्तानी खुशी से फूले नहीं समाते दिख रहे। और पाकिस्तानी सिंधु नदी में आए पानी का फूल बरसाकर स्वागत करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग नदी के बीचों बीच उतरे हुए हैं और जैसे ही ऊपर से पानी आता है तो फूलों की बरसात करने लगते हैं। हालांकि जी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वीडियो पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी के आसपास का है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। इस समझौते को रद्द करने के बाद से पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मर्डर केस के मास्टरमाइंड जिशान अख्तर को कनाडा पुलिस ने हिरासत में लिया तो हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को कनाडा में डिटेन किया गया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मास्टरमाइंड जिशान पाकिस्तानी डॉन शहजाद की मदद से कनाडा पहुंचा। जिशान अख्तर ने वीडियो में खुद दावा किया कि शहजाद भट्टी ने उसे भारत से भगाने में मदद की। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस भी अब इस बात की जांच कर रही है जिशान देश से बाहर कैसे पहुंचा, क्योंकि मुंबई पुलिस को शक है कि आरोपी ने विदेश जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट का सहारा लिया होगा और इस काम में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मदद की है, क्योंकि पाकिस्तानी डॉन शहजाद और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रिश्ते थे। जिशान अख्तर भी लॉरेंस का बेहद करीबी है। में आज हो गई नहीं है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ शहजाद भट्टी की वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों ईद की शुभकामनाएं साझा करते नजर आए। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना, मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं कि कल को तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़े कि बाबा सिद्दीकी जो था वो किस पॉलिटिशियन के कहने पे मरवाया गया। हालांकि इससे पहले शहजाद भट्टी और लॉरेंस में दोस्ती थी और इसीलिए पुलिस को आशंका है कि जिशान अख्तर को कनाडा भेजने में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का ही हाथ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिशान बाबा सिद्दीकी हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। उसका नाम बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले में भी आ चुका है। फिलहाल आरोपी जिशान अख्तर कनाडा में है और उसे भारत लाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में 87 देवतीर्थ
68 जल तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार के बाद अब मुख्यमंत्री योगी लुप्त हो चुकी पवित्र महिष्मती नदी को पुनर्जीवित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल की है और 18 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पौराणिक महिष्मती नदी सहित जिले की अन्य 5 नदियों के पुनरुद्धार के लिए संभल को एक डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इस पहल के बाद जिला प्रशासन ने प्राचीन महिष्मती नदी सहित अन्य नदियों को पुनर्जीवित किए जाने के कार्य की शुरुआत कर दी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक अतिक्रमण और जागरूकता की कमी से लुप्त हो चुकी पवित्र महिष्मती नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। महावा नदी, आरिल नदी और बर्दमार नदी को भी पुनर्जीवित किए जाने का कार्य किया जाएगा। महिष्मती नदी और अन्य नदियों को पुनर्जीवित किए जाने के लिए प्रख्यात जल विज्ञानियों की मदद ली जाएगी। सीएम योगी ने संभल की महिष्मती नदी सहित 5 नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसके तहत महिष्मती नदी सहित अन्य सभी नदियों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्राचीन स्वरूप में लाया जाएगा। नदी के किनारों पर वृक्ष लगाए जाएंगे और नदियों में जल संरक्षण के उपाय भी किए जाएंगे। इससे पहले जिला प्रशासन दशकों पूर्व लुप्त हो चुकी 112 किलोमीटर लंबी सोत नदी को पुनर्जीवित कर चुका है। बीते 10 सालों के अंदर दुनिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि भारत समेत अन्य देशों में हिंदुओं की आबादी घटी है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि 2010 से 2020 तक मुसलमानों की आबादी में 34 करोड़ 7 लाख का इजाफा हुआ है। ये किसी भी अन्य धर्म की आबादी से बहुत ज्यादा है, यानी दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी 2 अरब पहुंच चुकी है, जबकि साल 2010 से 2020 के बीच हिंदुओं की आबादी मात्र 12.6 करोड़ बढ़ी है। हिंदुओं की कुल आबादी 1 अरब 20 करोड़ है, जो मुस्लिम आबादी से काफी कम है। भारत की बात अगर हम करें तो भारत में हिंदुओं की आबादी 2010 में 80% थी, जो कि घटकर अब 79.4% हो गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी 2010 में 14.3 थी, जो कि बढ़कर 2020 में 15.2% हो गई है। वहीं क्रिश्चियन की आबादी 2010 में 2.3% थी, जो 2020 में घटकर 2.2% रह गई है। अन्य धर्मों की आबादी में भी कमी आई है। अन्य धर्मों की आबादी 2.7% से घटकर 2.5% रह गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से उगाही करने के आरोप में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस एक्शन को लेने के लिए कहा था और उसके बाद मंदिर के आसपास लोगों में खलबली मची हुई है। ये 2 तस्वीरें धर्म के नाम पर बैठे धंधेबाजों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक की कहानी बयां कर रही है। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ की है, जहां पैसे देकर दर्शन करवाने वाले 21 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पैसे लेकर बांके बिहारी के दर्शन कराने वाले बाउंसर ग्रुप के 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। ये दोनों ही तस्वीरें ये बता रही है कि धर्म के नाम पर लोग किस तरह धंधेबाजी कर रहे हैं और इसीलिए योगी की फोर्स ने ऐसे धंधेबाजों पर स्ट्राइक कर दी। जानकारी के मुताबिक काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के नाम पर उगाही का खेल चल रहा था। इसे लेकर शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और ऐसे 21 लोगों को पकड़ा है जो पैसा लेकर दर्शन कराते थे। पुलिस अब इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर विभिन्न जो श्रद्धालु हमारे आते हैं उनसे अवैध पैसे की मांग करना और उनके साथ फिर मिसबिहेव करने की शिकायत पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर मेरे द्वारा थाना दशा समेत और चौक से टीमों का गठन किया गया। अभी 3 दिन पहले मथुरा वृंदावन में भी पैसे लेकर दर्शन कराने वाले बाउंसर को पुलिस ने दबोचा था। सोशल मीडिया पर माधव बाउंसर कंपनी नाम से पोस्ट भी डाली गई थी, लेकिन जब पुलिस से शिकायत की गई तो 2 लोगों को पकड़ा गया। फिलहाल धर्म के नाम पर धंधा करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे हैं। गर्मी की वजह से दिल्ली आग की भट्टी बन चुकी है। पूरी दिल्ली झुलस रही है। जून के दूसरे हफ्ते में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दिन के साथ साथ रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है। दिल्ली में गर्मी का आलम ऐसा है कि सुबह से ही लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी तेज हो रही है। हीट वेव की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों का दिन के समय बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मानसून की देरी। पिछले 50 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा लू दिल्ली में चली थी, जिससे जाहिर है कि इस साल भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली का पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंचने की आशंका है। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा जैसे 11 और 12 के लिए रेड अलर्ट है। 13 के लिए हम सोच रहे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू में भी इस बार गर्मी ने कहर मचाया हुआ है, जिसके चलते निगम ने तापमान को कम रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया।
हरियाणा के कैथल में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर मशीनें गर्म हो रही हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को मशीनों को ठंडा करने के लिए बर्फ का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को पेट्रोल डीजल मिल सके। गर्मी की वजह से दिल्ली आग की भट्टी बनी हुई है। पूरी दिल्ली झुलस रही है। जून के दूसरे हफ्ते में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन के बाद रात भी जो है वो इतनी गर्म है कि चैन नहीं मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने एक राहत भरी जानकारी दी है। इसके मुताबिक 12 जून के बाद से मौसम में थोड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। 13 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो 14 जून से बारिश की शुरुआत हो सकती है। 15 जून तक दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। देश में लगातार बढ़ रही गर्मी और बिजली की खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जल्द ही घर, ऑफिस और गाड़ियों में चलने वाले एयर कंडीशनर्स पर टेम्परेचर लिमिट लागू होने जा रही है। इसके बाद एसी को 20 डिग्री से कम में या 28 डिग्री से ज्यादा में सेट नहीं किया जा सकेगा। आसान भाषा में समझाए तो आपका एसी चिल्ड कूलिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। ये मानक होटल, मॉल, सिनेमा हॉल के सेंट्रल एसी पर भी लागू होगा। सरकार ये फैसला बिजली की बढ़ती मांग, बढ़ते बिजली बिल और कार्बन उत्सर्जन की वजह से बहुत जल्द लागू कर सकती है। मौजूदा वक्त में कई कंपनियों के एसी कम से कम 16 डिग्री तापमान पर चल सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो 16 या 18 डिग्री पर एसी चलाकर कंबल वगैरह ओढ़कर सोते हैं। इससे बेफिजूली कूलिंग होती है और बिजली बिल भी ज्यादा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार एसी के टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन कर रही है, तो इसके पीछे एक मुख्य वजह है। पहला तो ये कि बिजली की खपत को कम किया जाए, क्योंकि आप एयर कंडीशनर जितना कम टेम्परेचर पर चलाते हैं वो उतनी ही ज्यादा बिजली की खपत करते हैं। दूसरा, पावर ग्रिड पर दबाव घटेगा। हीट वेव के दौरान पावर डिमांड रिकॉर्ड तोड़ती है। एसी एक साथ चलने से ग्रिड फेल हो सकती है। इससे बिजली कटौती और तकनीकी संकट पैदा होता है। तीसरा कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बेहद जरूरी है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन घटेगा। भारत कोई पहला देश नहीं है जहां सरकार एसी के टेम्परेचर को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है। दुनिया के कई और भी देश हैं जहां एसी के टेम्परेचर को लेकर स्टैंडर्ड फिक्स है, जिसमें अमेरिका में 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच है ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड। वहीं इटली में लिमिट 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है। यूरोप में 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है। जापान की अगर बात करें तो यहाँ ये लिमिट 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिडिल ईस्ट में ये लिमिट 20 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच है। क्या अपनी मर्जी से शादी करना गुनाह है? ये बात इस वजह से उठ रही है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि झांसी में ऐसा करना महिला सिपाही को भारी पड़ गया। आरोप है कि पंचायत ने उसका और उसके माता पिता का हुक्का पानी बंद कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये वही वीडियो है। मंदिर में पंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के माई बाप बैठे हैं जो खुद को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। दरअसल महिला सिपाही ने अपनी मर्जी से दारोगा से शादी की, जो दूसरी जाति का था, जिसे न कोर्ट ने रोका न कानून ने टोका। लेकिन इसे लेकर गांव में पंचायत बैठी, जिसमें पूरा गांव मौजूद रहा। कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं, लेकिन बड़े ही गर्व से जाति का झंडा लहरा दिया गया। कहते हैं वर्दी इज्जत देती है, लेकिन यहाँ जाति ने वर्दी से बड़ी अदालत लगाई। दावा किया जा रहा है कि परिवार पर जुर्माना लगाते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर अधिकारियों से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। हम सब का ही है, पुलिस में करिए, बेई करे हमारा तो नहीं। आपने शिकायत थाने में की है? थाने में की, ऊपर भी क्या कहा उन्होंने? उत्तर प्रदेश के दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के बाद उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। सोमवार रात करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मगरोन थाना की डायल 100 टीम को पेरवारा गांव भेजा गया। सूचना थी कि कुछ लोग गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। जब आरक्षक बलराम लोधी और पायलट मनोज राजपूत मौके पर पहुंचे, तो वहां मौजूद 30 से 35 लोगों की भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया।
हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन छीन ली और बेतहाशा मारपीट की। इतना ही नहीं, आरक्षक को जबरन शराब पिलाई गई। पास खड़े एक ट्रैक्टर में आग लगाकर उसमें धकेलने की कोशिश की गई। हम लोग पहुंचे, खड़े हुए, नाम बस पूछा, 30-40 लोग थे, वो लोग उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। मोबाइल छुड़ा लिया, 100 डाल ली, चाबी छुड़ा ली। ट्रैक्टर में खुद ने आग लगाई, वो बोल रहे इन लोगों ने आग लगा दी। जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जिंदा जला रहे थे भी लोग। गनीमत रही कि दोनों पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए और आला अधिकारियों के पास आकर मदद और सुरक्षा की गुहार लगाई। जो सख्त कार्रवाई हो वो होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में यूपी से सीखना चाहिए हमारी पुलिस को, बस इतनी कहना चाहूँगा मैं। यूपी पुलिस से सीखे मध्य प्रदेश पुलिस, नई तरह से जिंदा जलाए जाएंगे। पीड़ित पुलिसकर्मी दहशत में हैं और अधिकारियों को यूपी पुलिस से सीखने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इलाके में तनाव है। वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रयागराज के संगम में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब पॉन्टून पुल के 2 पीपे गंगा नदी में बहने लगे और इसके बाद स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया और लोग वहां से भागने लगे। घटना मंगलवार की है, जब श्रद्धालु संगम नोज पर स्नान कर रहे थे। तभी गंगा में पानी का स्तर बढ़ गया और पाटून पुल में लगे 2 पीपे बह गए। ये देखकर लोग दहशत में आ गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरा घाट खाली हो गया। लहरों में पीपा को बहता देख संगम नोज पर स्नान कर रहे स्नानार्थियों में हड़कंप मच गया। डर और दहशत के चलते कुछ समय के लिए स्नानार्थियों ने संगम नोज के घाट को खाली कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद नाविकों ने किसी तरह से गंगा में बहते हुए 2 पीपे को रोका। जब पब्लिक ने देखा कि पीपा का पुल बह के आ रहा है तो यहाँ के जो लोकल नाविक हैं और पैसा ढूंढने वाले हैं उनके हेल्प से उसको बाहर ठेला गया, तो उसमें कई लोगों की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाविक अगर समय से पीपा रोकने का प्रयास नहीं करते तो संगम तट पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल महाकुंभ समापन के बाद से लगातार पांटून पुल को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ा तो पीपा जल में तैरने लगा। बिहार के सीवान में डॉक्टर की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। ऑपरेशन थिएटर, जहां मरीज की जान बचाई जाती है, वहां रील्स बनाई जा रही हैं। यहां एक महिला का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर का भांजा बिना किसी परवाह के रील बना रहा है। इतना ही नहीं, रील बनाने वाले महिला डॉक्टर के भांजे ने इसे शेयर भी किया है। वीडियो में डॉक्टर ऑपरेशन में व्यस्त है और वहीं बगल में खड़ा एक शख्स रील बनाता दिख रहा है। ना ही रील बनाने वाले ने मुंह ढका है, ना ही डॉक्टर ने। और ये जब भी सीजर करती है तो लड़का ही पैदा करती है। देख लीजिए, 4-5 हम करवाए हैं और 4-5 लोगों का लड़का ही हुआ है। ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मोबाइल फोन लाना सख्त मना होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ नियमों के खिलाफ हो रहा था। इससे मरीज की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, बल्कि हमारे सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत भी उजागर करती हैं। सोशल मीडिया पर हिट होने की चाहत और टशन दिखाने के लिए कुछ लोग जानलेवा स्टंट करने से भी बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां कुछ लड़के हाईवे पर ऑटो से खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। वीडियो भोपाल के रानी कमलापति ब्रिज का है, जहां एक ऑटो चलते चलते अचानक एक तरफ झुक गया और पीछे बाइक पर सवार लड़के वीडियो बनाने लगे। साइलेंसर देख, तो साइलेंसर देख। हैरानी की बात यह है कि ओवरब्रिज पर गाड़ियां भी आ जा रही हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ऑटो को एक तरफ झुकाकर भगा रहा है और अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहा है। भोपाल में पहले भी कई बार ऐसे जानलेवा स्टंट सामने आ चुके हैं। ऐसे में पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। राजस्थान के झुंझुनू में भ्रष्टाचार का खेल कैमरे में कैद हुआ। आगे आगे रिश्वतखोरी के पैसे लेकर भागता अधिकारी और पीछे पीछे एसीबी के अफसर। बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा है। और तभी जेब से रिश्वतखोरी के पैसे निकालकर खाली प्लॉट में फेंक दिए। रिश्वत के पैसों के साथ भागता ये शख्स सरकारी अफसर है, जिसने काम करवाने के लिए 30,000 की घूस मांगी थी। लेकिन जैसे ही एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की तो जनाब दौड़ लगाने लगे।
फुटेज में साफ दिख रहा है आरोपी अधिकारी ने घूस की रकम एक खाली प्लॉट में फेंक दी ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया और फौरन आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। जानकारी है, बिजली अधिकारी आजाद सिंह और नरेंद्र सिंह ने सूर्य घर योजना की फाइल मंजूरी के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद 30,000 रुपए पर सौदेबाजी हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब जंगली हाथियों की पहचान भी तय होगी। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की है और इसमें हर हाथी को एक खास पहचान यानी यूनिक आईडी दी जाएगी। यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जहां बाघों की दहाड़ गूंजती है, अब वहां हाथियों की गिनती भी नई तकनीक और निगरानी सिस्टम से हो रही है। एक्सपर्ट की टीम हाथियों के सिर, कान, पूंछ और पीठ की तस्वीरें लेते हैं और इन तस्वीरों के आधार पर यूनिक आईडी बनाई जाती है और E1 से शुरू होने वाले नंबर हाथियों को दिए जा रहे हैं, जिसका मकसद हाथियों की बिल्कुल सटीक संख्या पता करना है, साथ ही हाथियों के मूवमेंट और झुंड की निगरानी करना और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन लेने में मदद मिलेगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 60 से 80 हाथी है। फिलहाल ये काम 9 परिक्षेत्रों की 139 बीटों में किया जा रहा है, जिसमें करीब 12 हाथियों की आईडी बन चुकी है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 हाथियों को पूर्ण रूप से पहचान कर लिया है, जिसमें उनके दाएं बाजू, बाएं बाजू और सामने का चेहरा बड़े स्पष्ट रूप से आ गया है और 8 हाथियों को हम लोगों ने एक तरफ से पहचान कर लिया है। हाथियों के बढ़ते मूवमेंट और इंसानी इलाकों में उनके प्रवेश को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर टल गया है। स्टैटिक फायर परीक्षण के बाद बूस्टर की जांच में लिक्विड ऑक्सीजन रिसाव का पता चलने के बाद इस मिशन पर ब्रेक लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह मिशन भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ISS भेजा जाना था, लेकिन लॉन्चिंग से पहले लिक्विड ऑक्सीजन में लीक के कारण एक्सियोम 4 मिशन का लॉन्च टल गया। जानकारी के मुताबिक शुभांशु शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन बुधवार शाम 5:30 बजे लॉन्च होने वाला था। इस मिशन में भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। शुभांशु को 2023 में अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना था। ये मिशन भारत और नासा के बीच सहयोग का परिणाम है। शुभांशु ने SpaceX और एक्सियोम स्पेस से विशेष ट्रेनिंग ली है। वो गगनयान कार्यक्रम के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। लेकिन ऐसा चौथी बार हुआ जब एक्सियोम 4 मिशन टाला गया। कुछ दिन पहले भी खराब मौसम की वजह से लॉन्च को टालना पड़ा था और इस बार लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने से लॉन्चिंग टल गई। अब इसे ठीक करने के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। एक बार लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन स्पेस में बिताएंगे। माइक्रोग्रेविटी, जीवन विज्ञान और मटेरियल साइंस पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इसरो ने US की निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ शुभांशु के लिए सीट बुक की है। ये मिशन नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की साझेदारी का नतीजा है। मिशन SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल और फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा। इस मिशन की लागत करीब 510 करोड़ रुपए है। एक्सियोम मिशन न सिर्फ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर है, बल्कि ये राकेश शर्मा के 1984 के ऐतिहासिक मिशन की याद भी दिलाता है।